जय हिंद दोस्तों, द शील्ड आईएएस पे आपका स्वागत है। आज ये लेक्चर 2 है एथिक्स का। इससे पहले मैंने लेक्चर 1 में जो चीज़ें कवर करी थी उसके बारे में मैं बता दूं। पहले मैंने ये बताया था कि नीति शास्त्र क्या होता है। नीति शास्त्र के अलग अलग तरीके से डिफिनेशन बताए थे। फिर नीति शास्त्र के क्या स्रोत है, फिर जो एथिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है वो बताए थे। उसके बाद बताया गया था आपको इसका क्या महत्व है। महत्व को बताने के बाद अगर नीति शास्त्र किसी व्यक्ति के अंदर अगर नैतिकता एथिक्स नहीं होता है तो उनके प्रभाव हमें किन किन क्षेत्रों पे देखने को मिल सकता है। जैसे कि बताया था व्यक्तिगत स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, इन सारे चीज़ों के बारे में हमने पिछले क्लास में चर्चा की हुई है। आप में से अगर कोई जो डायरेक्ट लेक्चर 2 देख रहे हैं उससे पहले आप लेक्चर 1 देख लें ताकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि नीति शास्त्र का मूल्यांकन करने का क्या आधार होना चाहिए, कैसे करेंगे। फिर नीति शास्त्र का क्या दायरा है, जैसे मैंने बताया था कि विषय वैविध्य जो है अभी के समय में, इस आधुनिक युग में, इस उपभोक्तावादी युग में बढ़ रहा है। जैसे एआई, सोशल मीडिया, है ना, धार्मिक, राजनीतिक, ये सब अलग अलग मोड़ ले रहे हैं। जब अलग अलग मोड़ ले रहे हैं तो इसका मतलब हमारा एथिक्स का दायरा भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना। इनके बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है, आप जा कर के उनको देख लें। चलिए आज थोड़ी सी स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर लेते हैं। फिर देखिए, अगर आपको यूपीएससी में अच्छे रैंक चाहिए, ठीक है, अगर आप जनरल से हैं तो मैं बात कर रहा हूँ, आपको एटलीस्ट 280 प्लस ऑप्शनल में चाहिए, ठीक है। उसके बाद एथिक्स में आपको कम से कम 120 प्लस या 120 के आसपास, और ऐसे में आप 130 तक स्कोर कर सकते हैं या 130 प्लस। अगर आप कर लेते हैं इतना स्कोर तो आपके जीएस में अगर कहीं पर जीएस पेपर 1 में कहीं पर कमी रह जाता है किसी पेपर 1, 2, 3 में, तो आप यहाँ से उसका भरपाई कर पाएंगे और आपको अच्छे अंक, आपको मनचाहा रैंक मिल सकता है। तो आपको विशेष रूप से इस पोर्शन पे मेहनत करने की आवश्यकता है। उसमें भी एथिक्स पे जैसे मैंने कहा था थोड़ा सा एफर्ट लगा देंगे तो अपेक्षाकृत आप ऐसे मानिए जीएस 1 में मैक्सिमम आप 100 तक जा सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे तो। और सिर्फ एथिक्स पेपर को अच्छे से पढ़ के आप 120 प्लस तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन तीनों सब्जेक्ट की क्या महत्ता है आपके सिलेबस में, तो यहाँ पर मेहनत करनी है आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलिए, तो ये हो गया। दूसरी बात है कि एथिक्स में भी अलग अलग तरीके से हम लोग मेहनत करते हैं। एथिक्स में भी आपका 2 खंड होता है ना, खंड क भी होता है और खंड ख होता है। तो इस वाले में जो आपका केस स्टडी होता है ना, यहाँ पर आपको मेहनत करवाएंगे और यहाँ पर से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको खुद ही मेहनत करवाएंगे, ठीक है। तो अभी पहले यूनिट 7 पढ़ लीजिए, 7 यूनिट, उसके बाद इन्हीं 7 यूनिट का यूज आपका इस पेपर 2 यानी कि जो खंड ख है इसका एथिक्स का, इसमें आपका यूज होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा नीति शास्त्र के आयाम। नीति शास्त्र के आयाम। तो देखिए, नीति शास्त्र के आयाम के अगर बारे में बात करें तो मुख्यतः हम इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे उसके अलावा भी अन्य बहुत सारे होते हैं, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा। एक तो आपका होता है वर्णात्मक नीति शास्त्र, एक होता है अधिनीति शास्त्र, अधिनीति शास्त्र। तो नीति शास्त्र मैं नहीं लिखूँगा, बस आधा ही लिखूँगा, ठीक है। एक आपका होता है मानकीय
मानकीय नीतिशास्त्र और एक आपका होता है व्यवहारिक नीतिशास्त्र। तो ये 4 तरह के आपको नीतिशास्त्र के डायमेंशन यानी कि आयाम पढ़ने हैं। देखिए इनके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे नहीं, इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछता भी नहीं है और हमें इसकी उतनी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। इसी का एक अलग जो पार्ट है उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि उसकी महत्ता ज़्यादा है। तो थोड़ा सा लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए कि वर्णनात्मक एथिक्स, वर्णनात्मक नीतिशास्त्र क्या है। देखिए वर्णनात्मक नीतिशास्त्र में किस चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया आता है या किस चीज़ों के बारे में यह चर्चा करती है, तो लोगों को क्या सही लगता है, ठीक है, लोगों को क्या सही लगता है, यही है वर्णनात्मक नीतिशास्त्र। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि वर्णनात्मक नीतिशास्त्र में किसके बारे में होगा, तो लोगों को क्या सही लगता है इस बारे में जो चर्चा होगी वो वर्णनात्मक में होगा। अच्छा, अधीनस्थ में क्या होगा कि सही और गलत, ये जो सही और गलत है, सही का अर्थ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ चोरी करना अनैतिक है, तो चोरी करना अनैतिक क्यों है, चोरी करना जो है अनैतिक क्यों है, इसलिए इस बात का विश्लेषण जो होगा वो अधीनीति शास्त्र में होगा। दान देना नैतिक क्यों है, जैसे एग्जांपल के लिए इसका लीजिए, दान देना नैतिक क्यों है, तो इसका चर्चा भी मेटा एथिक्स में होगा, अधीनीति शास्त्र में होगा। तो सही क्या है, उसका क्या अर्थ है, उसके बारे में यहाँ पर विश्लेषण होता है, ठीक है। फिर आपका आता है मानकीय नीतिशास्त्र। इसमें किसके बारे में विश्लेषण होता है, तो लोगों को कैसे व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, लोगों को कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो लोगों के व्यवहार कैसे करना चाहिए इसके बारे में यहाँ पर हमें चर्चा मिलती है, ठीक है। ये हो गया। अब इसी में आप देखिए लोगों को कैसे व्यवहार करना चाहिए। फिर आपका आता है व्यवहारिक नीतिशास्त्र। इसमें क्या होता है, नैतिक ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसमें, ठीक है, नैतिक ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये है आपका व्यवहारिक नीतिशास्त्र। तो एक बार मैं आपको दोहरा दूं, नीतिशास्त्र के क्या आयाम है, वर्णनात्मक, अधीनस्थ, अधीनीतिशास्त्र, मानकीय नीतिशास्त्र और व्यवहारिक नीतिशास्त्र। वर्णनात्मक नीतिशास्त्र किसको बोलेंगे लोगों को क्या सही लगता है। फिर अधीनीतिशास्त्र, सही और गलत, क्या सही है क्या गलत है, आखिर वो सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। मानकीय नीतिशास्त्र में क्या होगा, लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, और व्यवहारिक में कि नैतिक ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। ये सब आपके नीतिशास्त्र के आयाम हो गए। क्या सिर्फ इतना ही आयाम है इसका, तो नहीं। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसका डायमेंशन, इसका जो क्षेत्र है, क्षेत्र में क्या हो गया है, विस्तार हो गया है। अगर क्षेत्र में विस्तार हो गया है इसका मतलब है कि हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा कि और कौन से होते हैं। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए इसमें कि संवैधानिक नैतिकता, ठीक है, पर्यावरण नैतिकता, पशु नैतिकता, तो इस तरह के बहुत सारे नैतिकता होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। अगर आपको डिफिनेशन लिखनी हो तो मैं आपको इन सारे जो मैंने बताया आपको, वर्णनात्मक नीतिशास्त्र, अधीनीतिशास्त्र, मानकीय नीतिशास्त्र और व्यवहारिक, इंग्लिश में आपका होता है मेटा एथिक्स, प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स होता है, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स होता है और एक आपका अप्लाइड एथिक्स होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ध्यान में रखना है। मैं आपको इसका नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप अभी यहाँ पर समझ गए होंगे, यही काफ़ी है। अब PDF के फॉर्मेट में मैं आपको इसका नोट्स दे दूंगा, ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा डायमेंशन ऑफ एथिक्स,
ये तो हो गया, आयाम हो गया। और समझते हैं डायमेंशन ऑफ एथिक्स। तो डायमेंशन ऑफ एथिक्स में अलग से कुछ और का चर्चा करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए, एक सेकंड, अब ठीक है, चलिए तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। किस किस प्रकार का नेथिक्स हो सकता है डायमेंशन ऑफ एथिक्स में, और किसको कर सकते हैं हम लोग। जैसे आप अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता एक ला सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता। और इसमें आप क्या शामिल कर सकते हैं, एनवायरनमेंट एथिक्स यानी कि पर्यावरणीय नैतिकता, पर्यावरणीय नैतिकता। उसके बाद आपका हो जाएगा मीडिया एथिक्स, आजकल आ गया है तो मीडिया एथिक्स लिखते हैं। मीडिया बहुत ज़्यादा न्यूज में होता है ये, मीडिया एथिक्स हो जाएगा। मेडिकल एथिक्स हो जाएगा, यानी कि चिकित्सक एथिक्स, चिकित्सक एथिक हो जाएगा। फिर आपका इसी में आ जाएगा साइबर, आजकल बहुत क्राइम हो रहा है तो साइबर एथिक्स, साइबर एथिक्स हो जाएगा। और संवैधानिक नैतिकता यानी कि संवैधानिक नैतिकता। तो ये सब आपको बेसिकली ध्यान में रखना है, और भी आएंगे इसमें तो उनके बारे में भी मैं चर्चा कर दूंगा। जैसे मीडिया हो जाएगा, और इसमें आप जोड़ सकते हैं बहुत सारा, मैं जोड़ के बता ही देता हूँ। जैसे और आप जोड़ सकते हैं इसमें जैव नीति शास्त्र, जैव नीति शास्त्र। एक तो ये हो जाएगा आपका व्यावसायिक नीति शास्त्र, कॉरपोरेट एथिक्स आप जोड़ सकते हैं इसमें, साथ हो गया 8 कॉरपोरेट एथिक्स। तो ऐसे आपके बहुत सारे इसके डायमेंशन होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे इसी में समझते हैं कि एक एक करके समझते हैं और अच्छे से समझेंगे चीज़ों को, है ना। और आपको पता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हमारे यहाँ पर एक संस्कृत में श्लोक है, वसुधैव कुटुम्बकम, है ना। तो इसी श्लोक के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय एथिक्स से स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता। अब अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता क्या है समझना है थोड़ा सा। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का क्या अर्थ हुआ, एक राष्ट्र एक अच्छे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ढांचे का निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेता है। उसके बाद क्या करेगा, प्रभावशाली राष्ट्रों का कमज़ोर राष्ट्रों के प्रति समानता की भावना रखनी चाहिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता में हम इसको शामिल करेंगे। जैसे एक एग्जांपल के लिए समझते हैं थोड़ा सा कि जैसे सीरिया है, यमन है, कांगो है, म्यांमार है, इन सब में कई सालों से संघर्ष चल रहा है। सीरिया में हो गया, यमन में हो गया, म्यांमार में अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि वहाँ पर जो है सैनिक का शासन स्थापित हो गया है। इजराइल फिलिस्तीन का वॉर चल रहा है, म्यांमार में रोहिंग्या का समस्या है, रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, दुनिया भर में शरणार्थी संकट, यह सब किस में आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता में आ जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता अगर देखा जाए तो ये भू राजनीति में नैतिक विचारों का एक अच्छा सा उदाहरण हो सकता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो मानवीय हस्तक्षेप, जैसे जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण का संरक्षण करना, ये अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के अंतर्गत आ जाएगा। मानव के अधिकारों का रक्षा करना, आर्थिक शोषण किसी देशों का ना हो, परमाणु का निशस्त्रीकरण होना चाहिए, और जैसे मैंने कहा शरणार्थी संकट जो दुनिया भर में है उसका प्रवासन होना चाहिए। जैसे व्यापार के क्षेत्र में निष्पक्ष व्यापार और आर्थिक विकास, गोपनीयता बनी रहनी चाहिए, साइबर सुरक्षा होनी चाहिए। तो ये सब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता को बनाए रखने के लिए ये सब कुछ क्या है, मानदंड है जिसको
प्रभावी तरीके से लागू करके हम अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता को स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहीं पर अगर देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता को कौन प्रभावित करता है, अगर इसको देखे जाए प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हो सकते हैं प्रभावित करने वाले कारक में। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे एक तो राष्ट्र का अपना स्वतंत्रता, राष्ट्र की स्वतंत्रता यानी कि बोल सकते हैं संप्रभुता। ठीक है, ये जो राष्ट्र की संप्रभुता है, संप्रभुता मतलब हमारे देश में कोई हस्तक्षेप ना करे। तो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, अगर कोई देश हमारे आंतरिक मामलों में वो हस्तक्षेप करने लगे और हमारे स्वतंत्रता, हमारे देश की जो स्वतंत्रता है उसको तोड़ने की प्रयास करने लगे, विखंडित करने का प्रयास करे, तो इसका मतलब है कि अब अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का वो क्या होगा, को प्रभावित करेगा। वो अगर वो प्रभावित करेगा तो उसके खिलाफ हमें कदम उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और क्या हो सकता है इसको प्रभावित करने वाले, जैसे अर्थव्यवस्था हो सकता है ना। सब चाहता है कि हमारा देश क्या करे, समृद्ध करे, सब अपने अर्थव्यवस्था को विकसित रूप में बनाना चाहता है, सबके यहाँ रोजगार हो। तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय एथिक्स को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। जैसे राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धा अगर होगी तो वहाँ पर भी अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता प्रभावित होगी। एक दूसरे देश पर अगर निर्भरता बढ़ जाए तो वहाँ पर भी नैतिकता क्या होगा, किसी न किसी पक्ष में प्रभावित होगा। मदद, सहयोग, रक्षा, सैन्य उद्योग, देश की गरीबी और समृद्धि भी अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता को प्रभावित करती है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूँ अच्छा सा। जैसे हाल ही में देखा जाए, जो अभी भी चल रहा है, लगभग 2.5 साल हो गए, 2.5 साल बीत गए रसिया यूक्रेन वॉर का, अभी भी रुकने का नाम नहीं लिया है। तो यूरोपियन कंट्री ने क्या किया कि रसिया का जो गैस था उसको क्या कर दिया, रसिया के गैस को कट कर दिया। मतलब जो उनका व्यापार हो रहा था उन्होंने सप्लाई को क्या कर दिया, कट कर दिया, है ना। उस पर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए। तो ये वॉर भी तो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता में अगर देखा जाए कुछ सकारात्मक कदम भी उठाए जाते हैं। जैसे कोविड-19 फैला तो उस टाइम पे फ्लाइट आवागमन क्या हो गया, सब देशों से रोक दिया गया। क्यों रोका गया, ताकि लोगों का क्या हो, कल्याण हो, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। ठीक है, तो इतना सा बात आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता में। इसके अलावा और हम लोग समझते हैं और कौन कौन सा नैतिकता हो सकता है। दूसरा हम लोग लेते हैं मीडिया नैतिकता। चलिए मीडिया पे बात करते हैं ना। बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में भी रहता है और आप लोग जानते हैं कि मीडिया का स्थिति हमारे यहाँ पर, हमारे देश में कैसा है ना। वर्ल्ड प्रेस रिपोर्ट जो आता है आप उसमें भी देख सकते हैं कि भारत के मीडिया का रैंक कहाँ पर रहता है ना। तो अब इसमें हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, जैसे मीडिया को हमारे देश का 4th पिलर भी कहा जाता है ना, चौथा पिलर के रूप में देखते हैं हम इसको। लेकिन फिर भी मीडिया का जो रूप आप देखेंगे, एक तो मीडिया ट्रायल, आपने नाम सुना होगा। मीडिया ट्रायल क्या होता है कि कोर्ट, अगर कोई व्यक्ति ने कोई कार्य किया है, कोई गलत काम किया है या नहीं किया है, मतलब उन्होंने एक प्रकार का कृत्य किया, अब उस कृत्य को न्यायालय के निर्णय अभी तक नहीं आया हुआ है, उससे पहले मीडिया क्या करती है, उसको दोषी करार दे देती है। तो इसको कहा जाता है मीडिया ट्रायल। फिर पेड न्यूज़ हो गया, फर्जी खबर की स्टनिंग हो गया, और स्टिंग ऑपरेशन कर देता है, सनसनीखेज न्यूज़ समाज में फैला देता है। युद्ध का जो है सीधा प्रसारण, मतलब कोई मान लीजिए सर्च अभियान चल रहा है या फिर कहीं पर मुठभेड़ हो रहा है तो उसका सीधा प्रसारण टेलीविज़न पे कर देता है। तो ये सब है डिजिटल मीडिया
का प्रभाव है ना, जो कि नहीं होना चाहिए, ये है नैतिकता उसके अंदर नहीं है, तो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं। जैसे आज के समय में मीडिया में एक और चीज़ जुड़ गया है, आपका डिजिटल मीडिया है ना, डिजिटल मीडिया। अब डिजिटल मीडिया में क्या हो रहा है, तो उसमें भी चोरी हो रहा है। किस चीज़ का चोरी हो रहा है, तो जैसे साहित्यक चोरी हो रहा है, छवि, आपका फ़ोटो वीडियो का चोरी हो रहा है ना, डिजिटल घुसपैठ हो रहा है, गोपनीयता का उल्लंघन हो रहा है, डीप फेक एआई के थ्रू आजकल डिजिटल मीडिया भी आ गया है ना, तो यहाँ पर भी हमें इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। एआई का समय अब आ गया है, सोचिए एआई के समय में क्या क्या हो सकता है। तो जो ये मीडिया एथिक्स है, तो हमारी भावनाओं और दृष्टिकोणों को भी मीडिया द्वारा क्या होता है, व्यापक रूप से संचालित और विस्तारित किया जाता है। तो सूचना के साधन विकृत होंगे तो लोगों की मानसिकता पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जीवन की लोकतांत्रिक संरचना मास मीडिया की स्वतंत्र एजेंसी के अस्तित्व पर निर्भर है। ठीक है, तो अब इसका क्या एलिमेंट हो सकता है, तो एक मीडिया अच्छे रूप से कैसे कार्य कर सकता है, तो मीडिया को क्या होना चाहिए, शुद्धता रखनी चाहिए अपने अंदर, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, स्वतंत्रता खुद की बनाए रखनी चाहिए है ना, ताकि बाहर से किसी का दबाव नहीं हो, गोपनीयता होनी चाहिए उसके अंदर, जवाबदेही और सुधार भी होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए उसके अंदर, सार्वजनिक हित के लिए जन प्रसारण करे, कुछ अच्छे काम जो हो रहे हैं उसको दिखाया जाए है ना, किसी पार्टी के तरफ नहीं झुकना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए उसको खुद ही। समाचार में जो सनसनी जन न्यूज बिना ऑथेंटिकेशन को फैला दिया जाता है, ये भी एक समस्या है। ठीक है, तो सीजेआई जो रमना था उसने कहा था कि ऑब्जेक्टेड टू द सीजेआई सेड ऑब्जेक्टेड टू द लैक ऑफ मीडिया अकाउंटेबिलिटी इन द मीडिया कवरेज ऑफ लीगल इशूज़। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो ये हो गया आपका मीडिया एथिक्स के बारे में। ठीक है, फिर चलिए तीसरा इसी में बात करते हैं। तीसरा आप ले लीजिए कोई सा भी, मीडिया हो गया, पर्यावरण ले लीजिए है ना। चलिए पर्यावरण के बारे में बात करते हैं। तो पर्यावरण एथिक्स किसको बोलेंगे बताइए। अब पर्यावरण को बचाना, संधारणीय बनाना, उसको लोगों तक पहुंचाना, मतलब पर्यावरण का लाभ सबको होनी चाहिए, प्रदूषण फैल रहा उसको रोकना, वनों की कटाई को रोकना, इस तरह के कार्यों को क्या करना चाहिए, हमें रोकना चाहिए। यही तो क्या है हमारा पर्यावरण नैतिकता है। हमें जलवायु परिवर्तन को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए, पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। और इसके लिए आपको पता होनी चाहिए कि चिपको आंदोलन है ना, जीन फसलें, उत्तराखंड मतलब एनजीटी हो गया आपका बना हुआ है पर्यावरण को बचाने के लिए। फिर उत्तराखंड न्यायालय का गंगा नदी पर निर्णय जो आया हुआ था, ये भी आपका पर्यावरणीय नैतिकता से संबंधित है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्यावरणीय नैतिकता। और पर्यावरणीय नैतिकता को स्थापित करने के लिए क्या होनी चाहिए, कुछ मानदंड होनी चाहिए जिसके आधार पर हम पर्यावरण को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो याद रखना है कि पर्यावरण के साथ साथ मनुष्य के संबंधों से संबंधित है ये। उद्देश्य क्या होना चाहिए, वैश्विक पर्यावरण का जो संरक्षण उसका हो रहा है उसके लिए नैतिक औचित्य और नैतिक प्रेरणा प्रदान करना चाहिए। जो प्राकृतिक परिदृश्य है, संसाधन है, प्रजाति है, गैर मानव जीव के संबंध में जिम्मेदार व्यक्तिगत आचरण होना चाहिए। पृथ्वी पर मानव और गैर मानव के बीच में जो की भलाई और उत्कर्ष की बात होनी चाहिए। मानव और पशु का जो संघर्ष बढ़ रहा है, उसका जो अवैध रूप से बेचा जा रहा है उनके ऑर्गन्स को है ना, हत्या करी जाती है, उन सब के ऊपर रोक लगाना चाहिए। तो जिम्मेदार होना चाहिए। पर्यावरण को आपको स्थिरता और दीर्घकालिक सोच के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ भी न्याय समानता की बात होनी चाहिए। जैव विविधता का सम्मान और संरक्षण भी करना चाहिए हमें। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये सब आ जाएगा, इसीलिए कॉप का मीटिंग वगैरह भी होता है। ठीक है, चलिए आपका जो चौथा आएगा वो आपका आएगा व्यावसायिक नैतिकता। व्यावसायिक
नैतिकता, वो नहीं होगा, वो होगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लीजिएगा इसको, वो होगा। तो व्यावसायिक नैतिकता क्या है? तो कॉरपोरेट प्रशासन, इनसाइडर ट्रेनिंग इसमें होता है, रिश्वतखोरी होता है, सामाजिक उत्तरदायित्व का कमी है ना। तो जैसे इसका एक एग्जांपल देते हैं कि पनामा और पेंडोरा पेपर में टैक्स हेवन जैसे पैसा छिपाना, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। तो व्यावसायिक नैतिकता ये हो जाएगा, मतलब व्यवसाय के क्षेत्र में जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहा है, जैसे किसी भी चीज़ को इकट्ठा करके रख लेता है, किसी भी सामग्री को इकट्ठा करने के बाद क्या होता है कि उसके मार्केट में प्राइस बढ़ जाते हैं, तो जिसको हम लोग ब्लैक भी बोलते हैं ना, काला बाजारी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनको हमें रोकना है, और इसको रोकने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? तो कॉरपोरेट एथिक्स होना चाहिए। और इस कॉरपोरेट एथिक्स के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? मानदंड तैयार करके इस तरह के जो इलीगल चीज़ें हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। तो व्यावसायिक नैतिकता में याद रखिएगा कि कॉरपोरेट में क्या होना चाहिए? प्रशासन, कॉरपोरेट प्रशासन होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? इनसाइडर ट्रेडिंग जो होता है उस पे ऊपर रोक होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? जैसे रिश्वतखोरी जो होता है इसके अंदर, उसको ऊपर भी क्या होना चाहिए? रोक लगनी चाहिए। और सामाजिक उत्तरदायित्व इनके ऊपर भी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी तो आखिर क्या करते हैं? ये भी तो संसाधन का जो दोहन कर रहे हैं, वो सिर्फ कंपनी का तो नहीं है ना, सबके लिए है। और सरकार के इसके ऊपर कार्य करे। तो यही सब है व्यावसायिक नैतिकता में, बस आपको ध्यान में रखना है टैक्स वगैरह चोरी ना हो, टैक्स को जो ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट किया जाता है ये भी नहीं होनी चाहिए। यह सबको रोकना पड़ेगा, और इसके लिए रोकने के लिए इन सब के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एथिक्स। और इसको पढ़ानी चाहिए एक तरह से, व्यावसायिक नैतिकता को मतलब हमारे पाठ्यक्रम में डालनी चाहिए, बिजनेस एथिक्स को, ठीक है। तो ये हो गया। तो याद रखना है आपको, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व शामिल होना चाहिए। कंपनियां लाभ के लिए लक्ष्य रखती है, लेकिन सामाजिक सरोकार और कल्याण की उपेक्षा नहीं कर सकती, है कि नहीं। इसलिए लाभ और समाज के बीच की जो खाई को मिटाना और सकारात्मक वातावरण बनाना ये इम्पोर्टेंट है। समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करने का लक्ष्य तथा आर्थिक न्याय एवं लोक कल्याण की दृष्टि से इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सब है दोस्तों इसमें, ठीक है। लेक्चर लंबा ना हो, इसको छोटा ही रखेंगे, इतना करिए। इसके बाद जो आगे का बचा हुआ है वो अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।